हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं डॉक्टर रंजना गुप्ता आज बीएससी थर्ड ईयर की सीरीज़ में जो टॉपिक कंटिन्यू कर रही हूँ दैट इज़ मैकेनिज्म ऑफ मसल कॉन्ट्रैक्शन। लेट्स बिगिन टुडेज टॉपिक, मैकेनिज्म ऑफ मसल कॉन्ट्रैक्शन। मसल कॉन्ट्रैक्शन, जैसा कि ये आप स्ट्रक्चर देख रहे हैं, और ये स्ट्रक्चर वैसे मैं इससे लास्ट वीडियो में भी डिस्कस कर चुकी हूँ, लेकिन वहाँ पर क्या है, मैंने बिल्कुल बेसिक लेवल पर आपको डिस्कस किया था, क्योंकि आपको पता है जैसे सारे टॉपिक्स हैं, मसल कॉन्ट्रैक्शन है, ये हम 12th क्लास में भी पढ़ते हैं, बीएससी में भी पढ़ते हैं, एमएससी में भी पढ़ते हैं। लेकिन जैसे जैसे हम थोड़ा सा स्टैंडर्ड हमारा चेंज होता है, हमारा जो लेवल है, एक्सप्लेनेशन का लेवल थोड़ा इंक्रीज़ होता चला जाता है, इम्प्रूव होता चला जाता है, हम थोड़ा और डिटेल स्टडी में चले जाते हैं। तो वहाँ पर मैंने थोड़ा सा बेसिक लेवल पर आपको बताया था, वो अप टू फिर भी बीएससी तक तो फिर भी ठीक है, लेकिन एमएससी लेवल पर वो जो है हमें थोड़ा सा और डिटेल स्टडी करने की ज़रूरत है। तो मैं ये चाहूँगी कि इस वीडियो में मैं थोड़ा सा मैंने और आगे इसमें जो है मसल कॉन्ट्रैक्शन को और डिटेल में जो है डिस्कस किया है, तो आप इसको जो मॉलिक्यूलर लेवल पर किस तरह के चेंजेस आते हैं। तो सबसे पहले जैसा कि ये हमारा जो है मोटर न्यूरॉन है, जिसका ये एक्सॉन वाला पार्ट है, और ये उसके डेंड्राइट्स हैं जिनमें न्यूरोट्रांसमीटर्स भरे हुए हैं। और ये जो न्यूरोट्रांसमीटर्स जब हम देखें, स्केलेटल मसल जो है, ये पूरी एक स्केलेटल मसल है जिसके लिए जो न्यूरोट्रांसमीटर होते हैं एसिटाइल कोलिन होते हैं। तो यहाँ ये न्यूरॉन जो है वो एसिटाइल कोलिन को रिलीज़ करता है, और जो ये एरिया है जहाँ पर ये रिलीज़ होते हैं इसे हम बोलते हैं न्यूरोमस्कुलर जंक्शन, या हम एंड प्लेट भी कहते हैं। तो जब न्यूरोट्रांसमीटर एसिटाइल कोलिन यहाँ रिलीज़ होता है तो ये जो इंटरस्टिशियल स्पेस होता है वहाँ पर मूव कर जाता है। जब वहाँ पर मूव करता है तो वहाँ पर जो स्केलेटल मसल है, उसके अंदर जो मसल है, उसके पूरे मसल में देखें बहुत सारे जो है मायोफाइब्रिल्स होते हैं। मैंने यहाँ केवल एक ही बनाया क्योंकि ज़्यादा बनाने से ये बहुत कंजस्टेड हो जाता है और आपको शायद क्लियर कट समझ में नहीं आता। तो किस तरह से जो मसल फाइबर है, जो मसल है स्केलेटल मसल, उसकी सरफेस पर पूरी जो सार्कोलिमा, ये पूरी जो है इसकी सार्कोलिमा मेम्ब्रेन है, सार्कोलिमा मेम्ब्रेन के ऊपर जो है रिसेप्टर साइट्स प्रेजेंट होती हैं, और बीच बीच में जो ये टिब्यूल्स हैं जिन्हें हम टी टिब्यूल्स कहते हैं, जो कि ट्रांसवर्स टिब्यूल्स कहलाती हैं, वो प्रेजेंट होती हैं। उन ट्रांसवर्स टिब्यूल्स के अंदर भी रिसेप्टर साइट्स प्रेजेंट होती हैं जो कि एसिटाइल कोलिन को जो है रिसीव करती हैं। जैसे ही एसिटाइल कोलिन इन रिसेप्टर साइट पर जाकर अटैच होता है, जो इंटरस्टिशियल फ्लूइड है उसके अंदर जो सोडियम आयंस होते हैं वो अंदर की तरफ माइग्रेट कर जाते हैं। ये यहाँ पर मैंने दिखाया है कि किस तरह से जो है सोडियम आयंस जो है वो अंदर की तरफ माइग्रेट करते हैं। नॉर्मली जो है जो मसल होती है वो उसकी बाहरी सरफेस पे हम देखें पॉजिटिव चार्ज होता है, और मतलब जो मोर पॉजिटिव चार्ज एंड लेस नेगेटिव चार्ज आउटर साइड पे, जबकि अंदर की तरफ लेस पॉजिटिव चार्ज मोर नेगेटिव चार्ज होता है। लेकिन जैसे ही सोडियम आयंस जो है अंदर मूव करते हैं तो जो है ये जो इनर साइड है वो पॉजिटिवली चार्ज होने लगती है, और बाहर की साइड जो है नेगेटिव जो है डेवलप हो जाता है। तो इसको हम जब इस तरह का जो चेंजेस आते हैं उसको हम बोलते हैं एक्शन पोटेंशियल। अब जैसे ही सोडियम आयंस जो है मूव करते हैं तो यहाँ पर जो मसल है उस मसल के अंदर बहुत सारे सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जो कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ही होते हैं, लेकिन मसल्स के अंदर हम उनको सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं, वो प्रेजेंट होते हैं। और जैसे ही जो सोडियम आयंस हैं वो कांटेक्ट में आते हैं सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम के, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम, तो ये जो टी ट्यूब्यूल से मेनली जो रोल प्ले करते हैं कि इनकी वजह से जो आयंस का मूवमेंट है वो फास्ट हो जाता है, क्योंकि ये डेप्थ में होते हैं मसल के। तो डेप्थ में होने की वजह से जो फास्टली जो है आयंस मूव कर जाते हैं, और जो सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम है उनको फास्टली रिसीव कर लेते हैं, और जैसे ही उनको रिसीव करते हैं वो वहाँ से कैल्शियम आयन, बहुत सारा कैल्शियम आयन जो है वो रिलीज़ कर देते हैं। तो यहाँ पर जो कैल्शियम आयन है वो रिलीज़ हो जाता है। जब वो कैल्शियम आयन रिलीज़ होता है तो यहाँ पर जो मायोफाइब्रिल है, मायोफाइब्रिल का स्ट्रक्चर मैं पहले डिस्कस कर चुकी हूँ। उसके अंदर थिन फिलामेंट, थिक फिलामेंट होते हैं, जेड लाइन होती है। तो दोनों जेड लाइन जो इस तरह से, ये जेड लाइन है यहाँ पर, और जेड लाइन के आधा इस साइड और आधा इस साइड, मतलब जो थिन फिलामेंट कवर कर रहा है आधा इधर आधा इधर, वो आई बेंड बनाता है इसका। तो आई बेंड जो है मतलब आधा जो है इधर होता है जेड लाइन की, और आधा इधर होता है। तो इसीलिए जब जो सार्कोमियर है वो हाफ
आई बेंड, कंप्लीट ए बेंड एंड हाफ आई बेंड। इस तरह से जो है सार्कोमियर कंप्लीट बनता है। अब यहाँ पर जो है ये थिन फिलामेंट है और बीच में थिक फिलामेंट है। थिक फिलामेंट जो है वो मायोसिन प्रोटीन से बना हुआ होता है, मायोसिन फिलामेंट होता है, और थिन फिलामेंट जो है वो एक्टिन फिलामेंट होता है। तो यहाँ पर दोनों के बीच में क्रॉस ब्रिजिंग होती है। अब आपको मैंने जो फिलामेंट का स्ट्रक्चर बताया है कि जो मायोसिन फिलामेंट है और एक्टिन फिलामेंट है, तो मायोसिन फिलामेंट है उसमें जो है बहुत सारे जो प्रोटीन्स हैं वो एक दूसरे के ऊपर जो है वो एक बिल्कुल मतलब जो उसके पास हेड रीजन है वो ऊपर की तरफ निकला हुआ रहता है और नीचे जो टेल पोर्शन है वो एक दूसरे के साथ कॉइल्ड रहती है। तो इस तरह से जो ये पूरा मायोसिन फिलामेंट बना हुआ होता है। लेकिन जो एक्टिन फिलामेंट है वो थिन फिलामेंट है, वो बहुत सारी ग्लोबुलर प्रोटीन से मिलकर बना है और वो ग्लोबुलर प्रोटीन जो है मिलकर पूरा ये फिलामेंट जो है फॉर्म करती हैं। तो यहाँ पर जो है इस जो ग्लोबुलर प्रोटीन्स, इसके लिए आप स्ट्रक्चर ऑफ मसल मैंने आपको पूरा डिस्कस कर चुकी हूँ मैं अपने पिछले वीडियोज़ में, तो उसमें आप देख सकते हैं। थिन फिलामेंट जो है वो 3 प्रोटीन से मिलकर बना होता है, जिसमें एक कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन दैट इज़ एक्टिन और 2 रेगुलेटरी प्रोटीन होती हैं दैट इज़ ट्रोपोनिन एंड ट्रोपोमायोसिन। तो जो ट्रोपोनिन है वो मेन रोल प्ले करती है इसमें। ट्रोपोनिन है वो 3 प्रोटीन मॉलिक्यूल से मिलकर बनी होती है, जिसमें 3 मॉलिक्यूल्स हैं। टीपीसी जो कि कैल्शियम बाइंडिंग साइट होती है, एक टीपीआई जो कि इनहिबिशन साइट होती है, और एक टीपीटी जो कि ट्रोपोमायोसिन से अटैच करने के लिए साइट होती है। तो ये जो है थिन फिलामेंट पर ये तीनों साइट जो मॉलिक्यूल्स जो हैं या ग्लोबुलर प्रोटीन्स जो है वो प्रेजेंट होती हैं। तो ट्रोपोनिन मेनली जब तक जो ट्रोपोमायोसिन है वो ओपन नहीं होगी वहाँ पर, तब तक जो है वो अटैच नहीं होगा या जो बॉन्डिंग है वो नहीं हो पाएगी। तो जब कैल्शियम आयन जैसे ही यहाँ पर रिलीज होकर पहुँचता है तो यहाँ पर जो थिक फिलामेंट है मायोसिन, उसमें एटीपी साइट्स होती हैं जो कि एक्टिवेट हो जाती है और एटीपी कन्वर्ट होके जो है वो एडीपी में कन्वर्ट होती है। और उधर जो कैल्शियम ट्रोपोनिन पे जाके जैसे ही कैल्शियम अटैच होता है तो वहाँ पर जो है वो कैल्शियम जो है ट्रोपोनिन को वहाँ से जो उसकी टीपीसी पर अटैच होता है तो वो ट्रोपोमाइसिन को जो है वो ओपन कर देता है, और ट्रोपोमाइसिन को जैसे ही ओपन कर देता है तो वो जो है क्रॉस बॉन्डिंग वहाँ पर या क्रॉस ब्रिजेज वहाँ पर हो जाती है। तो यहाँ पर मैंने वही कुछ चीज़ें, जैसे द मोटर नर्व इम्पल्स रीचेज टू न्यूरोमस्कुलर जंक्शन, इम्पल्स जैसे ही न्यूरोमस्कुलर जंक्शन में पहुँचते हैं, परमेबिलिटी ऑफ प्री जंक्शनल मेम्ब्रेन टू कैल्शियम आयंस इंक्रीजेस। जो प्री जंक्शनल मेम्ब्रेन है उसकी कैल्शियम आयंस के लिए जो परमेबिलिटी है वो इंक्रीज हो जाती है। कैल्शियम आयंस एंटर इनटू साइटोसोल ऑफ मोटर एंड प्लेट, और जो कैल्शियम आयंस हैं वो एंटर इनटू साइटोसोल ऑफ मोटर एंड प्लेट, जो मोटर एंड प्लेट है उसकी साइटोसोल में एंटर कर जाते हैं और सिक्रीट न्यूरोट्रांसमीटर, और न्यूरोट्रांसमीटर्स जो हैं वो सिक्रीट हो जाते हैं। न्यूरोट्रांसमीटर सिक्रीट होते ही जो है वो इंक्रीज कर देते हैं एट द न्यूरोमस्कुलर जंक्शन, डिफ्यूजेज आउट ऑफ द साइनेप्टिक गटर, और इनसे वो जो साइनेप्टिक गटर्स हैं उनसे जो है वो रिलीज़ होते हैं। और रिलीज़ होने के बाद जो एसिटाइल कोलिन रिसेप्टर्स हैं वहाँ पर एसिटाइल कोलिन जो है वो जाकर अटैच हो जाता है सार्कोलिमा। तो एसिटाइल कोलिन रिसेप्टर्स ऑन सार्कोलिमा मेक्स दी सार्कोलिमा में मोर परमेबल टू सोडियम आयंस। जैसे ही ये एसिटाइल कोलिन इस पर अटैच होता है, जो सार्कोलिमा मेम्ब्रेन है वो सोडियम आयंस के लिए मोर परमेबल हो जाती है, पारगम्य हो जाती है। देन पोटेशियम आयन एंड डिफ्यूजेस अगेंस्ट कंसंट्रेशन एंड इलेक्ट्रिकल ग्रेडियंट, और वो जो कंसंट्रेशन ग्रेडियंट और इलेक्ट्रिकल ग्रेडियंट के अगेंस्ट मतलब विरुद्ध जाके जो सोडियम आयंस हैं वो एंटर कर जाते हैं या मूव कर जाते हैं स्केलेटल मसल के अंदर, एंड सार्कोलिमा बिकम डिपोलराइज। और जैसे ही, क्योंकि सोडियम आयन जैसे ही ज़्यादा एंटर करेंगे तो यहाँ पॉजिटिव चार्ज इंक्रीज होगा और बाहर नेगेटिव चार्ज जो है वो इंक्रीज होगा। तो इसे हम जैसे जब ये चेंज आएगा उतना पोटेंशियल के अंदर इतना चेंज कि वो उसको एक्टिवेट कर दे, उसे हम कहते हैं एक्शन पोटेंशियल। एक्शन पोटेंशियल डेवलप हो गया तो जैसे ही सोडियम आयंस अंदर पहुँचे जो सार्कोलिमा बिकम्स डिपोलराइज, जो सार्कोलिमा मेम्ब्रेन है वो
डीपोलराइज हो जाएगी। तो जैसे एक्शन पोटेंशियल जो कंडक्ट द होल लेंथ ऑफ मसल फाइबर, टी ट्यूब्यूल्स, जेड लाइंस एंड सार्कोप्लाज्म, जो एक्शन पोटेंशियल जब डेवलप होता है तो जो आइंस हैं वो मूव करते हैं पूरी होल लेंथ ऑफ दी सार्कोलिमा, और सार्कोलिमा में जिसमें टी ट्यूब्यूल्स के थ्रू, जेड लाइंस और सार्कोप्लाज्म के थ्रू। सार्कोप्लाज्म जो है यहाँ फिल्ड रहता है और जेड लाइंस ये हैं और इसके अलावा टी ट्यूब्यूल्स ये हैं, तो इनके थ्रू जो है पूरे उसके अंदर जो है सोडियम आइंस जो है वो स्प्रेड कर जाते हैं। डीपोलराइजेशन फर्स्ट अकर्स नियर दी मिड पॉइंट ऑफ मसल फाइबर। जब भी डीपोलराइजेशन स्टार्ट होता है वो मिड से शुरू होता है, मीन्स जो पहले सेंटर से जो है आइन सेंटर करना शुरू करते हैं और फिर वो धीरे धीरे पूरे उसके अंदर दोनों डायरेक्शन के अंदर स्प्रेड होते चले जाते हैं। वेलोसिटी ऑफ कंडक्शन ऑफ एक्शन पोटेंशियल इज अबाउट 3 to 5 मिनट पर सेकेंड, 3 to 5 मीटर पर सेकेंड। जो एक्शन पोटेंशियल है उसकी वजह से जो कंडक्शन होता है वो 3 to 5 मीटर पर सेकेंड तक हो सकता है। अब एक्शन पोटेंशियल जो है जैसे ही डेवलप होता है वो स्टिमुलेट करता है डिस्ट्रोफिन प्रोटीन को। ये जो डिस्ट्रोफिन प्रोटीन है वो स्टिमुलेट कर देती है रिले कैल्शियम आइंस फ्रॉम द स्टोरेज सैक्स ऑफ द सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो जो सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम के जो स्टोरेज सैक होते हैं जिसके अंदर एल ट्यूब्यूल्स होती हैं, उनसे जो है वो स्टिमुलेट करते हैं टू रिलीज कैल्शियम आइंस एंड इनिशिएट्स बायोकेमिकल चेंज इन द मसल कॉन्ट्रैक्शन। और उसकी वजह से जो मसल है उसके अंदर कुछ बायोकेमिकल चेंजेस आना शुरू हो जाते हैं। अब जैसे ही जो सार्कोप्लाज्म है उसके अंदर जो कैल्शियम आइंस जो है बढ़ जाते हैं, उनकी जो क्वांटिटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, तो 4 कैल्शियम आइन अटैच टू द टीपीसी साइट ऑफ ट्रोपोनिन। एक ट्रोपोनिन यूनिट से कि जो टीपीसी साइट है, मतलब जो मैंने यहाँ पर जैसे ये बनाया है, तो ये ट्रोपोनिन है और ये ट्रोपोनिन में 3 यूनिट मैंने आपको दी थी, टीपीसी, टीपीटी और टीपीआई। तो टीपीसी पर जाकर 4 कैल्शियम आइन जो है जैसे अटैच होते हैं, द कन्फर्मेशनल चेंजेस अकर, दैट इज ट्रोपोमायोसिन मूव्स डीपर इन बिटवीन एक्टिन। तो यहाँ पर ये जो आपको राउंडेड स्ट्रक्चर दिख रहे हैं दे आर एक्टिन, ये जो आपको दिख रहा है दैट इज ट्रोपोमायोसिन और ये ट्रोपोनिन। तो जो ट्रोपोमायोसिन है वो इंसर्ट कर जाता है इन एक्टिन जो ग्लोबुलर प्रोटीन्स हैं उनके बीच में, अंदर की ओर जो है डीप में धंस जाता है। तो जो ये साइट है जो एक्टिन के वो ओपन हो जाती है। तो कन्फर्मेशनल चेंजेस अकर, दैट इज ट्रोपोमायोसिन मूव्स डीपर इन बिटवीन एक्टिन, दैट इज ट्रोपोमायोसिन। This is actin and this is troponin. अब तो अनकवर द एक्टिव साइट्स ऑफ एक्टिन मॉलिक्यूल। तो एक्टिन मॉलिक्यूल की जो एक्टिव साइट्स है वो ओपन हो जाती हैं। जैसे ही वो ओपन होती हैं, परमिट्स द बाइंडिंग ऑफ मीरोमायोसिन हेड्स टू द एक्टिन प्रोटीन। तो जो मीरोमायोसिन हेड्स हैं इसके, वो एक्टिन प्रोटीन से जो मीरोमायोसिन हेड जो हैं वो एक्टिन प्रोटीन के साथ क्रॉस ब्रिजेस फॉर्मेशन के लिए जो है या क्रॉस ब्रिज फॉर्म करना शुरू कर देते हैं। तो इस तरह से यहाँ पर क्रॉस ब्रिजिंग होती है। तो जब क्रॉस ब्रिजिंग होती है तो वहाँ पर कैल्शियम और मैग्नीशियम आइंस जो है वो को फैक्टर की तरह कार्य करते हैं और एटीपी कन्वर्ट हो जाता है एडीपी में, क्योंकि एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। क्योंकि जो मायोसिन है, मायोसिन के जो हेड वाला रीजन है उस पर जो है एटीपी एक्टिव साइट्स जो हैं वो प्रेजेंट होती हैं। तो वहाँ से एनर्जी रिलीज होती है और जो है परमिट द बाइंडिंग ऑफ मीरोमायोसिन हेड्स टू एक्टिन प्रोटीन, और जो एक्टिनोमायोसिन कॉम्प्लेक्स जो है वो बन जाता है क्रॉस ब्रिजेस की फॉर्म में। और जब ये क्रॉस ब्रिज तो इलास्टिक एंड कॉन्ट्रैक्टाइल, आप ऐसे समझ सकते हैं जैसे ये हमारे हाथ है, हाथ के अंदर जब हम ये देखें, हम जब ये कर रहे हैं तो हमारी मसल्स जो है वो कॉन्ट्रैक्ट की हैं तो नेचुरली उनके अंदर जो है वो बहुत सिकुड़ के मतलब जो है बहुत सिकुड़ेंगी तो वो इलास्टिक और फ्लेक्सिबल हो जाएंगी। जब वो रिलैक्स होंगी तो पूरा ओपन होगा, तो रिलैक्सिंग इसमें वो जो है थोड़ी सी स्टिफ हो जाएंगी, लॉन्ग एंड स्टिफ, और जब कॉन्ट्रैक्ट करती हैं तो शॉर्ट और कॉन्ट्रैक्टाइल हो जाती हैं। तो यहाँ पर जो इलास्टिक एंड कॉन्ट्रैक्टाइल और शॉर्ट जो है वो हो जाती हैं, जबकि डीपोलराइजेशन ऑफ द मसल होता है।
ड्यू टू इंटरलिंकिंग ऑफ हेड्स आर टिल्टेड। अब जैसे इंटरलिंकिंग होती है, जो हेड्स होते हैं, जो यहाँ पर आप इसके हेड्स, मायोसिन हेड्स हैं, वो टिल्ट कर जाते हैं, अंदर की तरफ मुड़ जाते हैं। अंदर की तरफ मुड़ते हैं तो जैसे ही अंदर की तरफ मुड़ेंगे तो जो स्लाइड करके फिलामेंट आ रहा है, एक्टिन फिलामेंट, वो अंदर की तरफ मूव कर, जैसे जैसे वो अंदर की तरफ टिल्ट करते जाएंगे, वो अंदर की तरफ जो है मूव करता चला जाएगा। और इस प्रोसेस को हम बोलते हैं पावर स्ट्रोक। मतलब जब जो इस तरह से कॉन्ट्रैक्ट कर रही है, और क्योंकि एक जो थिक फिलामेंट है और उसके ऊपर इस तरह से थिन फिलामेंट इस तरह से कॉन्ट्रैक्ट करके आ रहा है, इसके जो हेड्स हैं, तो वो हेड्स जो है अंदर की तरफ टिल्ट होते चले जाएंगे। तो टिल्ट होते चले जाएंगे तो जो मायोफाइब्रिल है उसका जो साइज है वो डिक्रीज होगा। वो दोनों साइड से सेम प्रोसेस जो है वो रिपीट होगी। तो वो इस तरह से यू जो है वो दोनों तरफ से इस तरह से अंदर की तरफ मूव करेंगे हेड्स। तो दैट इज पावर स्ट्रोक। द एनर्जी ऑल्सो स्टिमुलेट रोटेशन ऑफ या स्विवलिंग ऑफ द हेड विच पुल्स द एक्टिन फिलामेंट इनवर्ड ओवर द मायोसिन फिलामेंट। और उसी की टिल्टिंग, जो एनर्जी जो रिलीज होती है, वही उस टिल्टिंग ऑफ द हेड्स के लिए रिस्पॉन्सिबल है। और तभी पॉसिबल होता है कि जो एक्टिन फिलामेंट है वो मायोसिन फिलामेंट के ऊपर स्लाइड करता हुआ अंदर की तरफ मूव करता है। और जो केवल इतना जो सेंटर वाला पार्ट है, जहाँ पर हमें केवल थिक फिलामेंट दिख रहा है, दैट इज एच जोन। तो एच जोन है, उसका जो एरिया है वो रिड्यूस होता चला जाता है, क्योंकि जो ए बैंड है, ए बैंड वो वाला पार्ट है जहाँ पर थिक फिलामेंट और थिन फिलामेंट दोनों ही प्रेजेंट होते हैं। मीन्स सपोज जैसे मैंने आपको बताया, ये है, तो यहाँ पर यदि हम देखें तो ए बैंड की बात करें तो जितना एरिया थिक फिलामेंट का और थिन फिलामेंट का कवर कर रहा है, मीन्स इस एंड से लेके इस एंड तक, जहाँ पर आपका थिन फिलामेंट भी है, थिक फिलामेंट भी है, वो है ए बैंड। जबकि एच जोन जो बीच में केवल जो एरिया आपको केवल जिसमें केवल थिक फिलामेंट वाला पार्ट है, जहाँ पर थिन फिलामेंट नहीं है, मीन्स केवल जो इतना वाला आपको पार्ट दिख रहा था, दैट इज एच जोन। तो इसीलिए जो जब ये फिलामेंट्स मूव करते हैं तो इनके साइज में तो कोई चेंज नहीं आता, ना तो मायोसिन के में और ना एक्टिन के। केवल जो एरिया रिड्यूस होता है वो एच जोन वाला जो एरिया है वो रिड्यूस होता चला जाता है। एच जोन वाला एरिया जो है, क्योंकि केवल जो फिलामेंट है वो इस तरह से स्लाइड करते हुए आते हैं, स्लाइड करते आते हैं, तो धीरे धीरे जो एच जोन वाला एरिया जो है वो रिड्यूस होता चला जाएगा। एच जोन, अब क्योंकि जो दोनों थिन फिलामेंट हैं वो जुड़े हुए हैं जेड लाइन से, तो वो जेड लाइन जो है वो, अब क्योंकि जेड लाइन सपोज वो यहाँ पर है, तो वो जेड लाइन वो है अंदर की तरफ खींचती है, तो वो जेड लाइन जो है वो कॉन्ट्रैक्ट करके अंदर की तरफ आती है, और एच जोन का जो एरिया है वो रिड्यूस होता है। एक्टिन फिलामेंट का साइज़ में कोई चेंज नहीं आता, मायोसिन फिलामेंट के साइज़ में कोई चेंज नहीं आता, केवल जो चेंज आता है वो इस एच जोन में आता है। अब तो टिल्टिंग होने की वजह से जो टिल्ट होके जो हेड्स है वो टिल्ट हो जाते हैं, और जिसकी वजह से जो है वो जो एक्टिन फिलामेंट है वो मायोसिन फिलामेंट के ऊपर स्लाइड कर जाता है। ड्यूरिंग नॉर्मल मसल कॉन्ट्रैक्शन अप्रॉक्सीमेटली 20% मसल लेंथ डिक्रीज। और लगभग एक कॉन्ट्रैक्शन में हम देखें जब कॉन्ट्रैक्ट करती है, लगभग जो एक मसल है उसका साइज नॉर्मल से 20% तक रिड्यूस हो जाता है। लेकिन अब क्योंकि मसल लगातार जो हम कॉन्ट्रैक्ट करती जा रही है, तो ऐसा नहीं होता कि जो है तो जो है ATP है फिर रिलीज होता है, क्या जैसे ही किसी चीज़ को छोड़ना फिर से कैच कर लेना। तो जैसे ही यहाँ से फिर से ATP रिलीज होता है, तो वो जैसे ही ये इस क्रॉस ब्रिज को छोड़ा, लेकिन दूसरा जो साइट है वो ओपन हो जाती है और उसको फिर से ग्रिप कर लेती है। तो बिफोर द हेड्स ऑफ मायोसिन सेपरेट फ्रॉम एक्टिन फिलामेंट, ए स्विंग बैक टू देयर ओरिजिनल पोजीशन, वो अपनी नॉर्मल पोजीशन में जाएं, उसके लिए फिर से ATP जो है ADP में कन्वर्ट होती है, एनर्जी रिलीज होती है, और हेड्स रोटेशन ऑफ हेड्स ऑफ मायोसिन रिपीटेड, फिर से जो रिपीट होने लगता है। तो वो पूरी तरह से जब तक रिलीज़ नहीं हो पाता तब तक वापस से जो है कॉन्ट्रैक्ट कर जाता है।
So the actin filament slide inward more and shortening of myofibril takes place. तो जब सपोज मैंने ये आपको कहा थोड़ा सा किया, लेकिन अब और जब ज़्यादा हो रहा है तो वो पहले जो ATP रिलीज हुई उससे थोड़ा सा स्लाइड करके उसके ऊपर आया, लेकिन जैसे ही और भी स्लाइड उसको होना है तो उस हेड्स को अपनी पोजीशन छोड़नी पड़ेगी एक बार, क्योंकि यदि वो उसको पकड़े रहेंगे तो वो स्लाइड कैसे करेगा। तो जैसे ही वो छोड़ेंगे तो हल्का सा पीछे जाएगा, लेकिन उसके साथ ही वापस से एनर्जी रिलीज होकर उसको आगे फिर से खींच लेगी। तो वो फर्स्ट स्ट्रोक में वो केवल जब इतना मूव किए, अब सेकंड स्ट्रोक में वो हल्का सा पहले पीछे जाएंगे, लेकिन तब तक वापस से स्ट्रोक होगा पावर स्ट्रोक और वो और अंदर की तरफ मूव कर जाएंगे। तो इस तरह से जो है वो, और फिर अगेन हम देखें तो हल्का सा पीछे जैसे ही वो ATP रिलीज होगा तो जैसे ही वो बॉन्डिंग वहाँ से ख़त्म होगी तो हल्का सा, लेकिन उससे पहले साथ ही तेज़ी से फिर से वो उसको कैच कर लेंगे और वो फिर से आके जो है और जो है उनकी शॉर्टनिंग हो जाएगी। तो ये प्रोसेस लगातार रिपीट होता रहता है, जिसकी वजह से जो है मसल जो है कॉन्ट्रैक्ट करके शॉर्ट होती चली जाती है। आफ्टर द मैक्सिमम मसल कॉन्ट्रैक्शन कैल्शियम आयंस फ्रॉम द सार्कोप्लाज्म ट्रैप्ड बाय द सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जो कैल्शियम आयंस यहाँ पर आपको दिख रहे हैं वो वापस से जो है सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम द्वारा जो है वो कैप्चर कर लिए जाते हैं, रिसीव कर लिए जाते हैं, जो सार्कोप्लाज्म के अंदर प्रेजेंट थे। नाउ इनएक्टिवेट दी मायोसिन एटीपेज एंजाइम, और जो एटीपेज एंजाइम है वो इनएक्टिव हो जाता है तो एनर्जी रिलीज नहीं होती, नो एनर्जी अवेलेबल। एनर्जी रिलीज नहीं होगी या अवेलेबल नहीं होगी तो मसल बिकम रिजिड एंड स्टिफ becomes their normal position. So troponin molecule resume their original shape and position. सब चीज़ें जो हैं वो अपनी नॉर्मल पोजीशन में आना शुरू कर देंगे। तो ट्रोपोनिन जो है वो अपनी नॉर्मल पोजीशन और शेप ले लेगा। जब वो अपनी शेप लेगा तो ट्रोपोमायोसिन है वो जिसकी वजह से जो एक्टिन की एक्टिव साइट ओपन हुई थी वो कवर कर लेगा। तो ट्रोपोमायोसिन कवर दी एक्टिव साइट्स ऑफ दी एक्टिन एंड एक्टोमायोसिन कॉम्प्लेक्स डिसोसिएट, तो दोनों का जो कॉम्प्लेक्स है वो टूट जाएगा। द एक्टिन फिलामेंट स्विंग बैक देयर ओरिजिनल पोजीशन एंड मसल बिकम रिपोलराइज और रिलैक्स। तो वापस से जो जैसे ही ये इसको रिसीव करेगा जो सोडियम आयन से वापस जो है वो इंटरस्टिशियल फ्लूइड के अंदर रिलीज हो जाएंगे, और जो है मतलब जो अब जो सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो अंदर से जो है ज़्यादा परमेबल हो जाएगी बाहर भेजने के लिए सोडियम आइंस को। तो ज़्यादा सोडियम आइंस जो है वो बाहर रिलीज़ हो जाएंगे, और जैसे ही वो बाहर रिलीज होंगे जो मसल है वो रीपोलराइज हो जाएगी या रिलैक्स हो जाएगी, अपनी नॉर्मल पोजीशन में आ जाएगी। इस डायग्राम से हम और भी अच्छे से समझ सकते हैं कि किस तरह से जो है किसी मसल के अंदर चेंजेस आते हैं। यहाँ पर मैंने एक मसल बनाई है जिसके अंदर मैंने आपको ये रिपोलराइज्ड मसल है, मीन्स नॉर्मल कंडीशन में, मीन्स जब बिल्कुल रिलैक्स कंडीशन में है। रिलैक्स कंडीशन में हमें जो पार्ट दिखाई देते हैं उसमें ये जेड लाइन है, जेड लाइन दोनों जेड लाइन जो हैं, और यहाँ से लेके जो जेड आधा आई बेंड मीन्स जेड लाइन से लेके जेड लाइन तक का जो पार्ट है दैट इज़ कंप्लीट सार्कोमियर। उस जेड लाइन के अंदर जो हमारा आधा आई बेंड इधर से आधा आई बेंड इधर से आता है और ये पूरा ए बेंड, तो ये जो पार्ट है वो कंप्लीट आई बेंड जो है वो आधा एक साइड का आधे सार्कोमियर से और दूसरा आधे सार्कोमियर से होता है। तो यहाँ पर हमने जो देखा कि मसल है उसमें ये जो बीच में एच जोन है और इसके जहाँ पर केवल थिक फिलामेंट वाला पार्ट प्रेजेंट है, लेकिन जहाँ पर थिक और थिन दोनों प्रेजेंट हैं दैट इज़ ए बेंड। तो यहाँ से लेके यहाँ तक ये ए बेंड हो गया इसका, और बीच में जो है इन दोनों को जो डिवाइड करती है दैट इज़ एम लाइन। तो मीन्स अब हम देखेंगे कि किस तरह से जो है वो जो ये एक्टिन फिलामेंट है, ये मायोसिन फिलामेंट है, और ये इसके मायोसिन हेड्स हैं जो क्रॉस ब्रिज बना रहे हैं। अब हम देखेंगे किस तरह से जो है ये फिलामेंट जो है स्लाइड करके, और हमें जब डिपोलराइज कंडीशन में मसल होती है तो किस तरह का चेंज दिखाई देता है। तो रिलैक्स कंडीशन तो ये है। अब मैंने यहाँ पर ये कॉन्ट्रैक्ट कंडीशन में बनाया है या डिपोलराइज कंडीशन में। डिपोलराइज कंडीशन में आप देख रहे हो
कि जो जेड लाइन अभी यहाँ पर जो एरिया था अब वो केवल इतना रह गया, मीन्स रिड्यूस हो गया। तो अब यानी जेड लाइन दोनों पास में आई, दोनों जेड लाइन पास में आई, तो जो एच जोन का एरिया है वो भी रिड्यूस हो गया। जो यहाँ पर अभी इतना था वो अब केवल इतना रह गया। मीन्स जैसे जैसे कॉन्ट्रैक्शन बढ़ेगा जेड लाइन जो है पास आएंगी और एच जोन जो है वो कम होता चला जाएगा। और यहाँ पर आप देख रहे हैं जो मायोसिन फिलामेंट है उसके साइज़ के अंदर कोई चेंज नहीं आएगा, ना एक्टिन फिलामेंट है उसके साइज़ में कोई चेंज आएगा, केवल वो एक दूसरे के ऊपर स्लाइड कर रहे हैं। तो स्लाइड करने की वजह से हमें ऐसा लगता है कि वो साइज़ उनका छोटा हो रहा है, लेकिन छोटा नहीं होता है, केवल जो सार्कोमियर है उसका साइज़ जो है वो रिड्यूस करता है। अब यहाँ पर जब दूर थे तो जो ब्रिजेस है वो थोड़े से स्ट्रेट टाइप के थे, लेकिन जैसे ही जो स्लाइड करेंगे तो जो हेड्स हैं वो और ज़्यादा टिल्ट कर जाएंगे और टिल्ट करके जो है वो और ज़्यादा टर्न कर जाएंगे। अब वापस से जब रिलैक्सिंग कंडीशन में आएंगे तो जब रिलैक्स होता है मीन्स रिपोलराइज्ड होगी मसल, तो रिपोलराइज्ड होगी तो ये क्रॉस ब्रिजिंग जो है वो टूटेगी। यहाँ से क्रॉस ब्रिजिंग जो टूटेगी तो जैसे ही एटीपी रिलीज़ होती है, मीन्स जो एटीपी मिलना इनको बंद हो जाएगी, तो या हम ये फिर से कॉन्ट्रैक्ट करना चाहेगी, तो फिर से कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए आगे स्लाइड कर लेगी। तो पहले से इसको जो है मीन्स इसको सपोज इसको अब और इधर मूव करना है, इसको और इधर मूव करना है, तो इसको और इधर मूव करना है तो पहले यहाँ से इनको एक बार सेपरेट होना तभी आगे बढ़ सकती है। जैसे ही इसको छोड़ेगी और एनर्जी रिलीज होगी और ये इमीडिएट जो है जो ये फिलामेंट है और आगे की ओर मूव कर जाएगा, और जैसे ही मूव करेगा यहाँ पर और जो है क्रॉस ब्रिज जो है वो बन जाएंगे और ये और इसको कैप्चर वापस से कैप्चर, तो रिलीज़ करने के साथ वापस से जब एटीपी रिलीज होती है तो ये वापस से उसको कैप्चर कर लेते हैं, जब तक पूरी तरह से मसल कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो जाती तब तक ये जो है एटीपी मतलब लगातार जो है एटीपी के द्वारा उसको कैप्चर करते रहते हैं। मीन्स बस रिलीज़ होने के साथ ही इमीडिएट एटीपी रिलीज होती है और उसको वापस से कैप्चर कर लेते हैं, तो वो उसको मतलब छोड़ने के साथ वापस से पकड़ लेना, तो जिससे कि ये मसल रिलैक्स नहीं हो पाती इमीडिएट, वो और ज़्यादा कॉन्ट्रैक्ट कर जाती है। लेकिन जब एटीपी मिलना बंद हो जाते हैं यहाँ पर तो जो है मसल्स जब एटीपी मिलना बंद हो तो क्रॉस ब्रिज जो है वो टूटना शुरू हो जाएंगे। तो जब मीन्स जैसे जो ट्रोपोनिन होती है यहाँ पर एक्टिन के पास वो कैल्शियम रिलीज़ कर देगी, कैल्शियम रिलीज़ कर देगी, मतलब जो सार्कोप्लाज्मिक कैल्शियम थी जो उसने रिसीव की थी वो सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम द्वारा ले ली जाएगी। जैसे ही ट्रोपोनिन या टीपीसी साइड से कैल्शियम रिलीज हुई वहाँ पर जो ट्रोपोमायोसिन जिसने अभी इसकी एक्टिव साइट्स ओपन की थी एक्टिन फिलामेंट की, वो जो एक्टिव साइट्स हैं उनको कवर कर लेगा। एक्टिव साइट्स को जैसे ही कवर करेगा ये क्रॉस ब्रिज जो है वो हट टूटना शुरू हो जाएंगे और टूटना शुरू हो मसल जो है वो रिलैक्स होना शुरू हो जाएगी और एक कंडीशन है जो पूरी तरह से रिलैक्स हो जाएगी। मीन्स यदि हम देखें तो अभी ये जो सार्कोमियर का साइज और थोड़ा सा बढ़ सकता है जब ये क्रॉस ब्रिज यदि पूरे हट जाए यहाँ से टूट जाए तो ये नॉर्मल बिल्कुल कंडीशन में आएगी। तो इस तरह से जो है वो हम रीपोलराइजेशन और डीपोलराइजेशन की जो प्रोसेस है वो यहाँ पर कंप्लीट होती हैं। तो मैंने आपको पूरा थ्योरेटिकली भी और डायग्रामेटिकली भी पूरा आपको एक्सप्लेन किया है। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। फिर भी कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर मेंशन करें और मेरे वीडियो यदि आपको पसंद आ रहे हैं तो उन्हें लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।